हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो इसमें हम पेशेंट की वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू दे रहेगी, और उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो इसके लिए एक बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इसके लिए हम वैल्यू को इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें एसिडोसिस का कॉलम बना लेते हैं। एसिडोसिस, इसमें नॉर्मल, इसके बाद ये हो जाता है अपना एल्कलोसिस का कॉलम। ठीक है, सबसे पहले पीएच की वैल्यू देखते हैं। पीएच अपना क्या है, पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई थी? पीएच जो होता है हमारा नॉर्मल 7.35 टू 7.45। तो ये पीएच कितना है? 7.34 है, यानी कि कम है। पीएच जो है कम है, पीएच कम है, पीएच कम है यानी एसिडोसिस है। तो यहाँ लिख देंगे पीएच। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है PaCO2। नेक्स्ट कंपोनेंट है PaCO2। PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 टू 45 mmHg। और ये क्या है, 35-45 के बीच में आ रहा है, तो ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे PaCO2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? ये है O2। ये O2 या फिर PO2 की क्या वैल्यू है? 95। 95 मीन्स नॉर्मल रेंज में है। O2 जो है 80 टू 100 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, तो इसमें 95 है, ये एक नॉर्मल रेंज में है। बट इसका कोई भी रोल नहीं होता है पीएच को डिसाइड करने में, तो ये हमारा कोई भी रोल नहीं होता है इसका, तो इसलिए हम इस वैल्यू को अभी यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है अपनी SCO3। SCO3 क्या है? SCO3, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 22 टू 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। इसमें क्या है, 18 है। 18 मीन्स है कम है। अगर ये कम होता है तो पीएच भी हमारा कम होता है। अगर SCO3 कम होगा तो इसके साथ साथ हमारा पीएच भी कम होगा। तो अब एसिडोसिस के कॉलम क्या है, यहाँ लिखना है हमें SCO3। ये क्या है, एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट। SCO3 एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, अगर ये 27 से ऊपर जाता है, अगर ये 27 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है ये एल्कलोसिस कोस कराता है। अगर इसकी वैल्यू 22 से कम जाती है तो ये एसिडोसिस कोस कराता है। तो ये एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ क्या है, इसकी वैल्यू कम है, तो यानी कि ये मेटाबॉलिक को कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ देखो एसिड है, यहाँ पीएच भी आ रहा है, SCO3 भी आ रहा है, तो यानी कि पीएच एसिड में, तो यानी कि एसिडोसिस हो गया ये। SCO3 अपना मेटाबॉलिक का कंपोनेंट है, ये भी एसिडोसिस में आ रहा है, एसिड की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, मेटाबॉलिक, क्योंकि मेटाबॉलिक यहाँ से आया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस। ठीक है, तो ये क्या अपना हो गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है अपना, इसमें भी सेम ऐसे ही हम करेंगे। इससे क्या है, अपना इजी बहुत रहता है करने के लिए, आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है, एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस है। तो यहाँ लिख देंगे हम एसिड, यहाँ नॉर्मल वैल्यू, इसके बाद यहाँ लिख देंगे पीएच, पीएच नहीं, यहाँ लिखेंगे एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। ठीक है, ये है नॉर्मल। यहाँ देखो पीएच क्या है, पीएच कहाँ जा रहा है, एसिड की तरफ। पीएच की वैल्यू क्या है, कम है। पीएच अगर कम है तो यहाँ जाएगा एसिड में, तो यहाँ लिख देंगे हम पीएच। ठीक है, इसके बाद PaCO2, PaCO2 मतलब 53 है, 53 है। अगर ये वैल्यू बढ़ती है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये क्या कराता है, एसिडोस कराता है। तो यहाँ हम लिख देंगे PaCO2, PaCO2। ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, यानी कि रेस्पिरेटरी, ये समझ में आ रहा है कि
रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है पेशेंट को कुछ, ठीक है। इसके बाद CO2 नॉर्मल रेंज में है और इसका कोई भी रोल नहीं होता है इसमें डिटर्मिनेशन में, तो इसको हम यहीं कहीं छोड़ देंगे। इसके बाद SCO3 है 27 है, 22 टू 27 नॉर्मल रेंज थी तो नॉर्मल रेंज में है, तो हम इसको भी यहीं छोड़ देंगे ऐसे कैसे, ठीक है। तो 27 है तो नॉर्मल रेंज में हम लिख दे रहे हैं SCO3, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ एसिड, ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट हो गया था, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट हो गया था, तो यह तो पता लग गया कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो यानी कि रेस्पिरेटरी हम यहाँ से ले लेंगे। एक रेस्पिरेटरी हो गया, यहाँ एसिड का कंपोनेंट पीएच भी इसमें एसिड में आ रहा और PCO2 भी एसिड में आ रहा, तो ये क्या हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। कितना इजी वे है, कितना इजी मेथड है ना। इसके बाद अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला अपनाएंगे हम। यहाँ लिखेंगे एसिड, यहाँ लिखेंगे नॉर्मल रेंज वाले और यहाँ लिखेंगे एल्कलोसिस वाले, एल्कलोसिस। तो इसकी वैल्यू है 47 मतलब एक नॉर्मल रेंज में, सॉरी नॉर्मल रेंज में नहीं है, ये बढ़ा हुआ है। क्या इसके वैल्यू थे 7.35 टू 7.45, तो ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बढ़ा हुआ है तो ये एल्कलोसिस में जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम पीएच, ठीक। इसके बाद PCO2 क्या है 29 है, 29 है, तो ये क्या है, अगर PCO2 की वैल्यू कम होती है, PCO2 अगर कम होता है तो ये क्या कॉज कराता है, ये एल्कलोसिस कॉज कराता है। अगर ये बढ़ता है तो एसिडोसिस कराएगा, अगर ये कम होता है तो एल्कलोसिस कॉज कराएगा। तो अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, तो यानी कि हमें कहाँ लिखना है इसको, एल्कलोसिस वाले कंपोनेंट में। यहाँ लिखेंगे हम PCO2 एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, तो हमें ये पता लग गया कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और एक रेस्पिरेटरी हम यहाँ से इधर से ले लेंगे। इसके बाद PO2 ये छोड़ देंगे अभी के लिए फ़िलहाल, और SCO3 बाइकार्ब को हम, ये क्या है 22 है, 22 टू 27 एक नॉर्मल रेंज होती है, तो इसको हम ये नॉर्मल रेंज में लिख देंगे SCO3, ठीक। SCO3 यहाँ हो गया। अब यहाँ PH और PCO2 दोनों एल्कलोसिस वाले कॉलम में है, तो इससे पता लगता है यहाँ एल्कलोसिस की कंडीशन है, और रेस्पिरेटरी इससे पता लग रहा है PCO2 से पता लग रहा है, तो ये क्या है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सेम बहुत ईजी मेथड है, या एसिडोसिस या नॉर्मल या एल्कलोसिस। ये क्या है बढ़ा हुआ है, ठीक, तो यहाँ लिख देंगे बढ़े हुए वाले में पीएच है, एल्कलोसिस वाले में तो यहाँ लिख देंगे पीएच। इसके बाद PCO2 ये है हमारी नॉर्मल रेंज में 35 टू 45, तो नॉर्मल में आती है, तो CO2 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद O2 को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि O2 का कोई भी रोल नहीं होता है डिसाइड करने में। फिर इसके बाद आता है अपना SCO3 29 है, SCO3 29 है, तो इस क्या है 29 है बढ़ा हुआ है, ये इंक्रीज वैल्यू है, तो इसको हम, ये क्या कराता है पीएच, अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ती है तो पीएच की वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये एल्कलोसिस कॉज कराता है, तो इसको हम लिखेंगे SCO3 ये दोनों एक ही कॉलम में है, ये क्या है एल्कलोसिस, और ये SCO3 एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, कितना अच्छा मेथड है, इसको आप यूज़ करके देखना कभी बैठ के आराम से, इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन अ मिनट और विद इन अ 30 सेकेंड। ओके, थैंक यू।